अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनीला नवाज। तो हमने पिछली वीडियोस के अंदर स्टार्ट किया हुआ था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के चैप्टर को, जिसके अंदर आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को। हम इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स भी कह सकते हैं, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। इसको हम डिफरेंट वे में इसको डिफरेंट इसके नाम हैं जो यूज़ कर सकते हैं। तो इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने अपनी पिछली एग्जांपल्स के अंदर जब हम स्टार्ट में प्रोडक्शन को कवर कर रहे थे, प्रोडक्शन फंक्शंस को, तो उसके अंदर हमने जो एक एग्जांपल यूज़ की थी कि अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में देखें तो कोई भी एक टेलर है, उसकी जो शॉप है उसके अंदर उसके पास जो उसकी मशीन्स हैं वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। शॉर्ट ये बेसिकली लॉ अप्लाई होता है शॉर्ट रन के अंदर, लॉन्ग रन के अंदर ये अप्लाई नहीं होता, बल्कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में ये अप्लाई होगा। तो अब जो टेलर है उसके पास मशीन्स फिक्स हैं, अब वो सिर्फ चेंज किसको कर सकता है, लेबर को। तो जब पहले वो लेबर, अगर उसके पास 2 मशीन्स थी और उसके पास जो वर्कर था वो एक था, तो अब जब वो दूसरा वर्कर हायर करेगा तो उसकी वजह से जो उसकी जो उसका रिटर्न है, जो उसकी आउटपुट है, वो एकदम से ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीजिंग रेट के ऊपर वो इंक्रीज करेगी। उसके बाद अब जो वो तीसरा जो है वर्कर उसको हायर करेगा अपनी आउटपुट को मजीद बढ़ाने के लिए, तो क्या होगा कि उसकी आउटपुट तो बढ़ेगी लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब पहले जितना दूसरे वर्कर की वजह से चेंज आया उतना अब तीसरे की वजह से नहीं आएगा। अब जब वो चौथा वर्कर हायर करेगा अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए, अब क्या होगा कि उसकी जो आउटपुट है वो नेगेटिव हो जाएगी इंक्रीज होने की बजाय। क्यों? क्योंकि उसके पास मशीन्स जो थी, जो उसके पास फिक्स्ड फैक्टर था, वो क्या था, 2 थी, इनपुट उसकी 2 थी बस। अब उसने जो वेरिएबल जो इनपुट है उसको इंक्रीज करता गया, तो उसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस लॉ की अगर हम एग्जैक्ट अब डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, इट स्टेट्स दैट एज वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ओनली 1 इनपुट। जैसे हमने कहा कि हम सिर्फ अगर वर्कर्स को इंक्रीज करते जाएंगे वो टेलर शॉप के अंदर, तो क्या होगा, ओनली 1 इनपुट कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स। जैसे हम लैंड जो है या जो शॉप है उसका जो साइज है उसको फिक्स रखें, उसके अलावा मशीन्स को फिक्स रखें, और सिर्फ हम क्या करें, लेबर को या वर्कर को इंक्रीज करें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि टोटल जो प्रोडक्ट है इनिशियली तो इंक्रीज करेगी एट एन इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद क्या होगा, देन एट ए डिक्रीजिंग रेट। जब हम थर्ड वर्कर को हायर करेंगे आउटपुट इंक्रीज करेगी, टोटल जो प्रोडक्ट है उसकी इंक्रीज करेगी, लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, उसमें चेंज इतना ज्यादा नहीं होगा जितना दूसरे वर्कर की वजह से आया था। एंड देन फाइनली एट ए नेगेटिव रेट। अब उसके बाद जब हम फर्दर जो है वो लेबर को या वर्कर्स को हायर करेंगे तो उसकी वजह से जो हमारी टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होने की बजाय नेगेटिव में चली जाएगी। तो यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहता है कि अगर हम किसी एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे और बाकी जो फिक्स फैक्टर है उनको फिक्स रखेंगे, उनको चेंज नहीं करेंगे, तो एक इनपुट के चेंज होने की वजह से पहले जो है वो टोटल प्रोडक्ट एकदम से इंक्रीज करेगी, उसके बाद जो उसके अंदर चेंज आएगा वो डिक्रीजिंग रेट पे होगा और फाइनली क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेट आ जाएगा। तो अब हम इस लॉ की कुछ अजम्पशंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रॉपर जो है एक टेबल और ग्राफ की मदद से देख लेंगे कि किस तरह जो है पहले प्रोडक्ट जो है वो टोटल इंक्रीज करती है, फिर डिक्रीज और फिर नेगेटिव हो जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम इसकी अजम्पशंस की बात करें तो ये जो हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है ये कब ऑपरेट करेगा, ऑलवेज इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर क्यों ऑपरेट करता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो कुछ वेरिएबल्स जो है वो कुछ फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, बल्कि जो बाकी होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो वेरिएबल नहीं है। और लॉन्ग रन के अंदर हमें पता है कि जो जितने भी हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, इनपुट्स होती हैं, वो वेरिएबल होती है, इसलिए ये लॉ हमेशा शॉर्ट रन के अंदर ही ऑपरेट करेगा। लॉन्ग रन के अंदर ऑपरेट करने के लिए जरूरी है कि जितने भी हमारे पास इनपुट हो वो क्या हो, वेरिएबल हो। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड इसकी अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, जितनी भी जो वेरिएबल इनपुट्स हैं वो क्या है, इक्वली एफिशिएंट है, उनकी एफिशिएंसी क्या है, इक्वल है। तो थर्ड जो हमारे पास इसकी अजम्पशन है, चेंज इन आउटपुट विल अकर ओनली ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर्स। मतलब जो हमारे पास इनपुट फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड है, जो सिर्फ चेंज अगर होगा वो किसकी वजह से होगा, जो हमारे पास वेरिएबल इनपुट होगी उसको चेंज करने की वजह से हमारी टोटल आउटपुट के अंदर चेंज आएगा। तो लास्ट जो हमारे पास अजम्पशन है वो क्या कहती है, इट अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा, प्रोडक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे अभी शेड्यूल और ग्राफ की मदद से देख लेते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कैसे हम यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे पास फिक्स्ड इनपुट है वो यहाँ पे 3 है, जैसे हम प्रीवियस एग्जांपल के अंदर बात कर रहे थे कि जो हमारे पास एक टेलर शॉप है उसके अंदर जो टेलर है उसके पास अब मशीन्स कितनी है, 3
के फिक्स्ड है, अब उनको शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकता। और वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे हमारे पास लेबर है, जिसको वो कम या ज्यादा कर सकता है। तो जब वो फर्स्ट वर्कर को हायर करेगा तो उसकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो कितनी है, 10। अब क्योंकि उसके पास फिक्स्ड इनपुट ज्यादा है और जो वेरिएबल है वो कम है, अब वो जब सेकंड वर्कर हायर करेगा तो उसकी वजह से जो उसकी टोटल प्रोडक्ट है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी फिक्स्ड फैक्टर्स की भी और वेरिएबल फैक्टर को ज्यादा जो है एम्प्लॉय करने से उसकी टोटल प्रोडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज हो गई है। अब जब वो थर्ड वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करेगा तो उसकी वजह से जो उसकी आउटपुट है वो तो बढ़ेगी, लेकिन जो उसकी आउटपुट है वो एक डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बात की कि वेरिएबल सिर्फ क्या है, लेबर है, बाकी इनपुट फिक्स्ड है। अगर हम वही टेलर शॉप की बात करें तो उसकी जो शॉप है उसके लिए जो लैंड है उसकी और जो शॉप है, शॉप का साइज है वो तो कम है, सिर्फ इंक्रीज क्या हो रहा है, वेरिएबल फैक्टर लेबर इंक्रीज हो रहा है। अब मशीन्स भी 3 है, जब ज्यादा लोग आते जाएंगे तो वहां पे जो जगह है वो भी कम होगी, फिर बाकी जो रिक्वायर्ड है चीजें वो भी कम पड़ती जाएंगी। तो अब उसकी वजह से जो है ना वो एफिशिएंसी वर्कर्स की कम होती जाएगी। तो इसलिए जब 3 वर्कर आ जाएंगे तो उसकी वजह से जो है वो इनपुट आउटपुट तो बढ़ेगी, टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। नेक्स्ट जब वो फोर्थ वर्कर हायर करेगा, अब यहाँ पे उसका जो फिक्स्ड इनपुट मशीन्स हैं वो 3 है, उसकी वजह से जो फर्दर उसकी आउटपुट है वो इंक्रीज तो करेगी, लेकिन मजीद उसका डिक्रीजिंग रेट के ऊपर। अब आगे जब फिफ्थ वर्कर को वो हायर करेगा, फिफ्थ वर्कर को, तो उसकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब जीरो उसके अंदर चेंज आएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब जो फर्म है या इंडस्ट्री वो क्या करेगी, इस पॉइंट पे आके वो देखती है कि जो हमारी आउटपुट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो चेक करने के लिए कि ये वेरिएबल फैक्टर की वजह से हो रहा है या फिर किस वजह से हो रहा है, वो मजीद जो है वो हायर कर लेंगे वर्कर, कि शायद वर्कर ज्यादा होंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब वो वर्कर मजीद जब हायर करेंगे 6 वर्कर की वजह से जो आउटपुट है, टोटल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में चली जाएगी, इंक्रीज होने की बजाय नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये 3 डिफरेंट फेजेस हैं। ये पहले फेज के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, जो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे। सेकंड फेज के अंदर वो इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट पे, जबकि थर्ड फेज के अंदर वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि बहुत जो वेरिएबल इनपुट है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया और जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो एक फिक्स्ड है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। तो अब हमारे पास जो ओवरऑल रिटर्न्स आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ के अंदर ये यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर क्या है, टोटल प्रोडक्ट को हमने ले लिया और यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर हमने जो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है उनको ले लिया है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फेज 1 है वो यहाँ तक शो हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, एकदम से इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, जो हमारे पास आउटपुट है, टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही है। उसके बाद जो सेकंड फेज है उसके अंदर क्या हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज तो हो रही है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग रेट, जो टोटल प्रोडक्ट है उसके अंदर डिमिनिशिंग रेट आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, फेज 2 है, जिसके अंदर जो रेट है वो चेंज जो आ रहा है वो डिक्रीजिंग रेट है। यहाँ पे हमारे पास जब ये इस पॉइंट के ऊपर आता है तो ये मैक्सिमम हो जाती है हमारी टोटल प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होती है, फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे मैक्सिमम और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है जो इनिशियली इंक्रीज करती है फेज 1 के अंदर इंक्रीजिंग रेट पे, फिर सेकंड फेज के अंदर उसका जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट, और उसके बाद क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो इसी के नीचे अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आता है, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट हमारी क्या करिए, इंक्रीज होती है, एकदम से फेज 1 के अंदर इंक्रीज करेगी और उसके बाद फेज 2 के अंदर ये डिक्रीज करती है और फेज 3 में ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। फेज 2 के अंदर ये डिक्रीज होती होती 0 हो जाएगी और फेज 3 में नेगेटिव पे चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो इन ग्राफ्स के अंदर से किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो या कोई भी आपका कंपेटिटिव एग्जाम है उसके अंदर जो एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगी तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगी। तो यहाँ पे जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है तो यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है। इसी तरह जब हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जब मैक्सिमम होगी तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रही होगी, और जब हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगी तो जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होगी।
तो ये हमारे पास जो कुछ एमसीक्यूज हैं वो पूछे जा सकते हैं कि किस किस पॉइंट पे जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी तो टोटल प्रोडक्ट कैसी होगी, जब इसी तरह टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल प्रोडक्ट कहाँ किस पॉइंट पे होगी। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जहाँ से बन सकता है कि फर्म को किस लेवल तक जो है वो ऑपरेट करना चाहिए, कौन से फेज तक उनके लिए जो है ना वो ऑपरेट करना चाहिए ताकि वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। तो मोस्टली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे कि जहाँ पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है और जहाँ पे वो इंक्रीजिंग रेट तक जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वहां तक हमें जो है ना वो फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए जहाँ पे उसको जो है ना 20 टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि फेज 1 तक अगर फर्म कोई भी फर्म जो है वो ऑपरेट करेगी तो उसकी वो मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज नहीं करेगी, उसकी जो सारी एफिशिएंसी है फैक्टर्स की वो फुली यूटिलाइज नहीं करेगी। तो इसलिए फर्म को जो है वो ऑपरेट करना चाहिए फेज 2 तक, ताकि यहाँ पे जब उसका जो मैक्सिमम हो जाएगी टोटल प्रोडक्ट इतनी वो मतलब यहाँ पे जब वो फेज 1 के अंदर सिर्फ 30 आउटपुट प्रोड्यूस करेगी टोटल प्रोडक्ट जो है उसकी, लेकिन अगर वो फेज 2 तक ऑपरेट करती है तो वो 52 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे उसकी जो टोटल प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो इससे बियॉन्ड अगर वो प्रोड्यूस करेगी तो उसके लिए जो है वो लॉस होगा उसको, क्योंकि यहाँ पे उसके जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही होगी और उसको जो आउटपुट है वो कम प्रोड्यूस हो रही होगी। तो इसलिए फर्म को जो है वो फेज 2 तक जो है ऑपरेट करना चाहिए। अगर ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि एक फर्म को फेज 2 तक ऑपरेट करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट जो है वो इसकी रीजंस देख लेते हैं कि फेज 2 के अंदर ये इंक्रीजिंग क्यों होता है, फिर फेज 2 में डिक्रीजिंग क्यों है और फेज 3 में नेगेटिव रिटर्न्स क्यों है। अब अगर हम इसकी रीजंस की बात करें तो फेज 1 के अंदर जो है हमारी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज क्यों होती है एट एन इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो फेज 1 के अंदर हमारे पास जो रीजन है कि यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पे क्यों हो रही है, पहली जो रीजन है वो ये आ सकती है कि जो बेटर यूटिलाइजेशन है ऑफ फिक्स्ड इनपुट, जो हमारी फिक्स्ड इनपुट है वो बेटर यूटिलाइज हो रही है। और उसके अलावा जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि पहले जो है एक वेरिएबल फैक्टर था, अब दूसरा 2 वेरिएबल फैक्टर आ गए और उसकी वजह से क्या होगा उनकी एफिशिएंसी 1 और 1 जैसे कहते हैं कि 11 होते हैं 2 नहीं होते, तो इसी तरह जब एक के साथ एक और आ जाएगा तो उनकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी इंक्रीज होने की वजह से फिर जो है वो फिक्स्ड इनपुट को जब यूज करेंगे तो वो इंक्रीज करेंगे टोटल प्रोडक्ट को एट एन इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनपुट हो रही है और एफिशिएंसी वेरिएबल इनपुट की इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से फेज 1 के अंदर ये इंक्रीजिंग रेट आया है। अब जब हम फेज 2 की बात करते हैं कि यहाँ पे डिक्रीजिंग रेट क्यों है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 रीजंस हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहली रीजन है फेज 2 के अंदर वो क्या है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। मतलब यहाँ पे अब हमने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो बन सकता था वो यूज कर लिया। जैसे यहाँ पे 3 फिक्स्ड इनपुट्स थी तो 3 वेरिएबल जो है वो इनपुट्स यूज हो गई है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एक बन गया है। तो अब जो है यहाँ पे इससे आगे बियॉन्ड अगर जाएंगे तो जो रिटर्न्स आएंगे वो डिमिनिशिंग ही होंगे क्योंकि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन चुका है। उसके अलावा जो रीजन हो सकती है वो क्या हो सकती है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। जो फर्म है या जो कोई भी अगर बिजनेस ओनर है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स जो है वो कर रहा है, यहाँ पे वो लेबर को जो है वो बढ़ाया जा रहा है और मशीनरी उसकी फिक्स है। तो यहाँ पे होना तो ये चाहिए कि अगर वो अपनी मजीद आउटपुट को बढ़ाना चाह रहा है तो फिक्स्ड इनपुट को इंक्रीज होना चाहिए, जिसकी वजह से जो है वो आउटपुट बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे लेबर जो है वो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाता है जब इसको आप मजीद बढ़ाते जाओगे। तो इस वजह से जो फेज 2 के अंदर है वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं। अब फेज 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है हमारे पास नेगेटिव रिटर्न्स क्यों आते हैं, तो उसकी जो हमारे पास रीजंस है वो क्या है। तो फेज 3 के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल फैक्टर है हमारे, उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास फिक्स्ड इनपुट कम है और वेरिएबल फैक्टर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, लेबर इतनी ज्यादा हो जाएगी, स्पेस भी कम है, उसकी वजह से फिर इनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्योंकि कुछ वर्कर्स जो है वो फ्री बैठे रहेंगे, वो वेट करेंगे कि जब कोई मशीन फ्री होगी तो वो उस पर काम करें, तो इसकी वजह से इनकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है वेरिएबल इनपुट के दरमियान और फिक्स इनपुट के दरमियान वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मशीन्स हैं वो कम होंगी, लेबर ज्यादा होगी, तो उनकी कोऑर्डिनेशन वो वाली नहीं रहेगी। तो इसलिए इन रीजंस की वजह से क्या होता है कि
कि फेज 1 के अंदर पहले इंक्रीजिंग रेट आता है, फेज 2 में डिक्रीजिंग रेट, और फेज 3 के अंदर हमारे पास क्या आती है, नेगेटिव रिटर्न्स आती हैं। तो ये सारी जो डिस्कशन थी आज की वीडियो के अंदर हमने किया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को लेके, कि किस तरह जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर पहले जो है वो चेंज इंक्रीजिंग होता है, टोटल प्रोडक्ट के अंदर चेंज जो है वो इंक्रीजिंग रेट होता है, उसके बाद जो है वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करती है टोटल प्रोडक्ट, और फिर नेगेटिव रिटर्न्स हमारे पास क्यों आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमने इस लॉ को डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो सेकेंड लॉ है उसको देख लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।